Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today is the first lecture from the outline bryophytes, and in this lecture we will discuss some general characteristics of bryophytes as well as the life cycle of Rixia. ब्रायोफाइट्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप पढ़ा है जिसको एल्गी कहते हैं। एल्गी इज़ इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटिस्टा। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम एल्गी को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है, जबकि ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म ये जो 4 ग्रुप्स हैं ये किंगडम प्लांटी में शामिल हैं। तो किंगडम प्लांटी का एक ग्रुप आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स जो हैं ये फर्स्ट इनहेबिटेंट हैं लैंड के, ठीक है। इससे पहले मैंने बात की कि जो एल्गी है वो भी फोटोसिंथेटिक है जो कि किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल है, और एल्गी जो है वो टोटली एक्वेटिक है, जबकि ब्रायोफाइट्स उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप आ रहा है ये इवॉल्व हो रहे हैं और ये इनहेबिट कर रहे हैं लैंड के ऊपर, क्योंकि ये फर्स्ट पाइनियर हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के। तो ये पुअरली अडॉप्ट करेंगे, मींस टोटली ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते। कुछ कंडीशंस में, कुछ स्टेजेस पे इनको वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और उसके अलावा ये लैंड के ऊपर इनहेबिट तो करते हैं लेकिन इनको वहाँ पर शेड और मॉइस्चर चाहिए होता है। मींस ऐसी जगह जहाँ पर मॉइस्चर है, डैम्प प्लेसेस हैं, शेडी प्लेसेस हैं, वहाँ पर ब्रायोफाइट्स इजीली ग्रो करते हैं। बहुत ज़्यादा जहाँ पर सनलाइट है या जो टोटली टेरेस्ट्रियल एरियाज़ हैं वहाँ पर ब्रायोफाइट्स ग्रो नहीं कर सकते। दूसरा ये कि ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में यही एक ग्रुप शामिल है किंगडम प्लांटी का, जबकि इसके बाद जो हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, वो तीनों ग्रुप्स जो हैं वो वेस्कुलर प्लांट्स हैं, ठीक है। ये किंगडम प्लांटी का नॉन वेस्कुलर ग्रुप है। नॉन वेस्कुलर किस लिए कि इसमें वेस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं जाइलम एंड फ्लोएम ये दोनों एब्सेंट हैं, जिसकी वजह से ये नॉन वेस्कुलर कहलाते हैं। बाकी टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में जाइलम फ्लोएम आर प्रेजेंट। फिर ये कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स ये 2 ग्रुप्स जो हैं ये क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं। क्रिप्टोगैम्स किस लिए कहलाते हैं कि इनमें ना तो फ्लावर्स बनते हैं ना इनमें सीड्स बनते हैं, और इनमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो इनकॉन्स्पिक्वस होते हैं, गैर वाज़े होते हैं। इसलिए इनमें जो फ्लावर प्रोडक्शन और सीड प्रोडक्शन ना होने की वजह से ये दोनों ग्रुप्स ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स ये दोनों क्रिप्टोगैम्स में शामिल हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स उनमें फ्लावर भी बनते हैं और उसके अलावा उनमें सीड्स भी बनते हैं, और फिर ये कि उनकी जो रिप्रोडक्टिव स्टेजेस हैं वो कुछ कॉन्स्पिक्वस हैं एज़ कम्पेयर टू द क्रिप्टोगैम्स। तो ये जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स जो हैं ये फेनीरोगैम्स कहलाते हैं, जबकि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स जो हैं ये क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं। तो क्रिप्टोगैम्स में जो ब्रायोफाइट्स हैं दीज आर द नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, जबकि टेरिडोफाइट्स आर द वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। उसके अलावा ये कहाँ पाए जाते हैं? दे आर वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रॉपिकल एरियाज़ में, ट्रॉपिकल एरियाज़ वो होते हैं जो विच आर सराउंडिंग द इक्वेटर को जो सराउंड कर रहे होते हैं एरियाज़ ट्रॉपिकल एरियाज़ कहलाते हैं। टेम्परेट एरियाज़ में सब आर्कटिक एंड आर्कटिक रीजन्स, आर्कटिक जो पोलर रीजन्स होते हैं, तो यहाँ पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं। जनरल स्ट्रक्चर के हवाले से हम बात करेंगे। पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि ब्रायोफाइट्स कौन सा ग्रुप है प्लांट्स का। ये वो ग्रुप है जिसमें वेस्कुलर सिस्टम नहीं है, मींस जाइलम फ्लोएम नहीं है। अब हर प्लांट में 2 स्टेजेस पाई जाती हैं, गेमीटोफाइट और स्पोरोफाइट, ठीक है। और दोनों जो जनरेशन्स हैं गेमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट ये अल्टरनेट करती रहती हैं। जैसे आपने एल्गी में भी पढ़ा था कि गेमीटोफाइट और स्पोरोफाइट की अल्टरनेशन होती है, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम उसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो डोमिनेंट जनरेशन है ब्रायोफाइट्स में वो है गेमीटोफाइट। ये बात जहन में रखें कि किंगडम प्लांटी का ग्रुप जो ब्रायोफाइट्स है सिर्फ इसमें गेमीटोफाइट डोमिनेंट है। बाकी जो टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं और एंजियोस्पर्म्स हैं, उन तीनों में स्पोरोफाइट डोमिनेंट जनरेशन है। ब्रायोफाइट्स में गेमीटोफाइट डोमिनेंट है और स्पोरोफाइट जो है इट इज़ अटैच टू द गेमीटोफाइट एंड इट इज़ होमोस्पोरस, मींस इसमें जो स्पोर्स बनते हैं वो तमाम के तमाम एक जैसे होते हैं। अब इसके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं
कि ये फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं और ये इवॉल्व हुए हैं एल्गी के ग्रुप क्लोरोफाइटा, ग्रीन एल्गी से ये इवॉल्व हुए हैं। क्योंकि ये फर्स्ट इनहेबिट हो रहे हैं लैंड के ऊपर, तो ये पुअरली अडॉप्ट करते हैं, ये सिर्फ डैम्प शेडी प्लेसेस में ग्रो करते हैं। बहुत ज़्यादा जो एरिड प्लेसेस हैं वहाँ पर ये ग्रो नहीं करते। इनमें जाइलम फ्लोएम दोनों वेस्कुलर टिश्यूज़ एब्सेंट हैं। इनमें जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर या मिनरल्स या फूड मटेरियल की ट्रांसपोर्ट फिर किस तरह से होती है जब इसमें जाइलम ही नहीं है और फ्लोएम ही नहीं है, तो वो इनमें होती है थ्रू डिफ्यूजन। क्योंकि ये बहुत छोटे साइज़ के प्लांट्स होते हैं, स्मॉल साइज्ड हैं, तो इनमें सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए वाटर भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है, फूड भी ट्रांसपोर्ट हो जाती है। उसके अलावा इनके बाहर मोस्टली क्यूटिकल एक बारीक झिल्ली सी होती है, क्यूटिकल लेयर, वैक्सी लेयर होती है, जो कि इन प्लांट बॉडी के बाहर जो है वो पाई जाती है। उसके अलावा वाटर जो है इनके लिए नेसेसरी होता है कुछ स्टेजेस के लिए, जैसे रिप्रोडक्शन के लिए वाटर इज़ वेरी नेसेसरी। उसके बगैर ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते और वाटर अगर अवेलेबल ना हो तो ये ग्रो भी नहीं करते। तो वाटर जो है इनकी रिप्रोडक्शन के लिए क्योंकि ज़रूरी है, तो ये प्लांट्स एम्फीबियस प्लांट्स भी कहलाते हैं। एम्फीबियस प्लांट्स, एम्फीबियन से ये वर्ड लिया गया है। एम्फीबियंस आपको पता है कि एनिमल्स का वो ग्रुप है जिसमें जो जानदार हैं वो फर्टिलाइजेशन वाटर में करते हैं, उनकी फर्टिलाइजेशन वाटर में होती है। तो ये भी क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की ज़रूरत होती है, तो इन ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियस प्लांट्स भी कहते हैं। अब हमने कहा कि 2 जनरेशन्स होती हैं हर प्लांट की, गेमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, और मैंने बताया कि ब्रायोफाइट वो किंगडम प्लांटी का वो ग्रुप है जिसमें गेमिटोफाइट डोमिनेंट होती है, और जो स्पोरोफाइट जनरेशन है इट इज़ अटैच्ड टू द गेमिटोफाइट। अब इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, मेल सेक्स ऑर्गन इज़ कॉल्ड एंथ्रीडियम, या ज़्यादा हैं तो एंथ्रीडिया, एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज़ कॉल्ड आर्चिगोनियम, और उसका प्लूरल है आर्चिगोनियम। अब इसमें जो स्पोरोफाइट बनता है, ब्रायोफाइट्स में जो स्पोरोफाइट बनता है उसे स्पोरोगोनियम भी कहते हैं। सिर्फ ब्रायोफाइट्स के स्पोरोफाइट को स्पोरोगोनियम कहा जाता है। किंगडम इसकी ब्रायोफाइटा की हम बात कर रहे हैं, डिवीजन ब्रायोफाइटा की, तो इसमें ये डिवाइडेड है इनटू 3 क्लासेस, हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। 3 इसकी क्लासेस हैं। हेपेटिकोप्सिडा क्लास में जो शामिल हैं प्लांट्स उनको लीवरवर्ट्स भी कहते हैं। एंथोसिरोटॉप्सिडा में पाए जाने वाले प्लांट्स को हॉर्नवर्ट्स कहा जाता है, और ब्रायोप्सिडा क्लास में शामिल जो प्लांट्स हैं उनको मॉसिस कहा जाता है। तो ये लीवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स एंड मॉसिस, हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा 3 क्लासेस हैं। हर एक क्लास की एक एक टाइप आपके आउटलाइन में शामिल है। हेपेटिकोप्सिडा में आपने रिक्सिया को स्टडी करना है, एंथोसिरोटॉप्सिडा में आपने एंथोसिरोस को स्टडी करना है, और ब्रायोप्सिडा में आपने फ्यूनेरिया को स्टडी करना है। तो आज जो हमने डिटेल में देखना है हेपेटिकोप्सिडा की टाइप रिक्सिया। इट बिलोंग्स टू डिवीजन ब्रायोफाइटा, क्लास हिपेटिसी या हिपेटिकोप्सिडा भी आप लिख सकते हैं, ऑर्डर मार्केंशियलीज, फैमिली रिक्सिएसी एंड जीनस इज रिक्सिया। इसकी अप्रॉक्सीमेटली 200 स्पीशीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं, और ज़्यादातर जो ये कॉमन है पाकिस्तान में, तो कुछ पंजाब के इलाकों में ये पाए जाते हैं, जैसे कि फोर्ट मनरू वगैरह में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर ब्रायोफाइट्स ग्रो करते हैं। कश्मीर में, उसके अलावा वेस्टर्न हिमालयाज़ में इनकी ग्रोथ जो है वो देखी गई है। ज़्यादातर ये हिली एरियाज़ में पाए जाते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, या प्लेन एरियाज़ में भी कहीं ये ग्रो करते हैं जहाँ इनको डैम्प शेडी प्लेसेस अवेलेबल हों। होते ये ट्रेस्टिल हैं, इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए होता है, क्योंकि इनमें जो इनका मेल गैमीट एंथीरोजॉइड बनता है वो बाईफ्लैजिलेटेड होता है, उसमें फ्लैजेला होता है और वो मूव करता है इन वाटर, इसलिए इसको फर्टिलाइजेशन के लिए या हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। प्लांट बॉडी, इसमें हमने बात की कि जो भी ब्रायोफाइट्स हैं उनमें जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है वो गैमीटोफाइट है, जो कि वाज़े तौर पर नज़र आती है, और स्पोरोफाइट जो है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है इस तरह से रिक्सिया जो है उसकी अपीयरेंस इस तरह से होती है कि रॉक्स के ऊपर या कहीं टेरेस्ट्रियल प्लेस पे वो जब ग्रो करता है तो इस तरह का थैलस बनता है उसका, जो कि गैमीटोफाइट है। और इसमें जो इसका ये गैमीटोफाइट है इट इज़ प्रोस्ट्रेट एंड रोजेट लाइक। प्रोस्ट्रेट है, ये इरेक्ट अपवर्ड ग्रो नहीं कर रहा, बल्कि ये हॉरिजॉन्टली इस तरह से अलोंग द ग्राउंड जो है, ग्राउंड के साथ साथ ये ग्रो कर रहा है, तो इसलिए इसे प्रोस्ट्रेट कहा जा रहा है। उसके अलावा ये रोजेट लाइक है। रोजेट वो प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम नज़र ही नहीं आती, होती ही नहीं है,
नीचे सॉइल में रूट्स होते हैं और अबव द सॉइल जो है वो लीव्स उसके सिर्फ नज़र आते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को रोजेट प्लांट्स कहा जाता है। तो इसकी अपीयरेंस भी कुछ ऐसी ही है कि ये क्योंकि इरेक्ट ग्रो नहीं करता, ये ग्राउंड के साथ जो है अटैच्ड होता है, तो ये प्रोस्ट्रेट एंड रोजेट लाइक अपीयरेंस रखता है। उसके अलावा जो इसमें ब्रांचेज हैं वो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको दिखाया गया है, इसी का थैलस गैमेटोफाइट का। नीचे इसके राइजाइड्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ दिखाए गए हैं राइजाइड्स। इसके नीचे जो है सबस्ट्रेटम के साथ ये राइजाइड्स इसके नीचे ग्रो करते हैं। और जो इसका थैलस है ये जब डिवाइड होता है तो आप देख सकते हैं कि ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है। डाइकोटोमसली ब्रांच मीन्स कि ये एक्सिस इसका ग्रो कर रहा है, ये दो में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। फिर आगे जाके ये ब्रांच फिर दो में डिवाइड हो रही है, फिर आगे फिर ये मज़ीद दो में डिवाइड हो रहा है, तो हर एक ब्रांच इसकी दो में डिवाइड हो जाती है। इस तरह की जो ब्रांचेस हैं ये कहलाती हैं डाइकोटोमस ब्रांच। डॉर्सोवेंट्रली ग्रीन होता है ये कलर में, डॉर्सल साइड भी और वेंट्रल साइड भी। डॉर्सल इसकी अपर सरफेस जो आप देख रहे हैं ये इसकी डॉर्सल साइड है, और इसकी नीचे वाली साइड जो ग्राउंड के साथ है वो वेंट्रल साइड है। डीप ग्रीन कलर का ये होता है। However, the aquatic species possess light green thallus. It is thin membranous and dichotomously branched. The dichotomous branching of the thallus is quite close to each other. It gives rosette-like appearance. क्योंकि ये ग्राउंड के साथ बिल्कुल अटैच्ड है, अपराइट नहीं है, इरेक्ट नहीं है, तो इसलिए इसको रोजेट-लाइक प्लांट्स की तरह से समझा जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ स्केल्स भी पाए जाते हैं, नेक्स्ट इसको हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो इसकी ये एंड्स हैं इनके ब्रांचेस के, इसमें आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से ये एंड हो रहा है कि इसके दरमियान में जो है एक एपिकल नोच आप देख रहे हैं, इनकी टिप्स पे, एपिक्स पे इस तरह से नोचेस जो हैं ये पाए जाते हैं। Notches, each branch of thallus has a conspicuous median longitudinal groove. It is present on the dorsal side of each branch of the thallus. A notch is present at the terminal end of each branch. जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि इसमें एक तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स होते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली, और इसकी टिप पे, एपिक्स पे नॉच जो है वो मौजूद हैं। Notch is also present on the dorsal side of each branch of the thallus. The growing point is present in this notch. और इसी नॉच में वो सेल्स पाए जाते हैं जो कि ग्रो करके इसके साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं। फिर इसमें स्केल्स होते हैं। इसकी जो वेंट्रल साइड होती है, मीन्स जो इसकी लोअर साइड होती है जो ग्राउंड के साथ है, उसके ऊपर कुछ स्केल्स पाए जाते हैं विच आर वन सेल्ड स्केल्स। द स्केल्स आर वायलेट कलर्ड एंड मल्टी सेलुलर। बाद में ये ग्रो करते हैं, ये मल्टी सेलुलर हो जाते हैं, और फिर इसमें इनका जो कलर होता है ये वायलेट कलर के होते हैं। दे आर अरेंज्ड क्लोज टू ईच अदर टुवर्ड्स द एपिक्स ऑफ द ब्रांच। ऑन द अदर हैंड द स्केल्स आर क्वाइट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर अवे फ्रॉम द नोच। टुवर्ड्स द एपिक्स या नोच वाली साइड पे अगर हम बात करें तो वहाँ पर ये एक दूसरे के साथ क्लोज होते हैं, ग्रुप की फॉर्म में पाए जाते हैं, जबकि अवे फ्रॉम द नोच अगर हम देखें तो ये एक दूसरे से अपार्टेड होते हैं, दूर दूर होते हैं। The scales are found in one row towards the apex of the branch, but they are found in two rows in the portion away from the apex. Thus, the older parts of the thallus bears two rows of the scales. Apex की तरफ ये एक ही लाइन या एक ही रो में पाए जाते हैं। ये तो वैसे इसकी अपर साइड डॉर्सल साइड दिखाई गई है। इसके नीचे वाली जो वेंट्रल साइड होती है, वेंट्रल साइड पे हमने कहा स्केल्स होते हैं। तो ये जो इनका एंड है, हम कहते हैं कि ये एपिकल एंड है, यहाँ पर एक रो में पाए जाते हैं ये स्केल्स, जबकि बेसल पार्ट में यहाँ पर दो रोज होती हैं स्केल्स की। In Rixia crystallina, the scales are either absent or rudimentary. कुछ स्पीशीज़ जैसे रिक्सिया क्रिस्टलिना है, उसमें स्केल्स या तो एब्सेंट होंगे या फिर रूडिमेंट्री के उनके कुछ रिमेन्स उसके ऊपर नज़र आएंगे, एग्जैक्ट स्केल्स नहीं होंगे। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये स्केल्स जो हैं ये वेंट्रल साइड ऑफ द थैलस ये पाए जाते हैं। फिर इसमें मैंने जैसे बताया कि इसके सबस्ट्रेटम में कुछ राइजाइड्स ग्रो करते हैं इसकी बेस से, जो कि सबस्ट्रेटम में पेनिट्रेट कर जाते हैं। अब इसमें जो राइजाइड्स हैं वेंट्रल सरफेस से अराइज हो रहे होते हैं और दो तरह के होते हैं। इनका फंक्शन ये होता है कि इन्होंने सबस्ट्रेटम से जिस जगह पर ये ग्रो कर रहे हैं वहाँ से वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है और रिक्सिया के इस गैमेटोफाइट को प्रोवाइड करना है। दो तरह के जो राइजाइड्स हैं इसमें, एक होते हैं स्मूथ वॉल्ड, ये आप देख रहे हैं कि ये स्मूथ वॉल्ड हैं राइजाइड, इनकी वॉल बिल्कुल स्मूथ सी है, और दूसरे होते हैं ट्यूबरकुलेट।
ट्यूबरकुलेट में इनकी आउटर वॉल तो स्मूथ है, लेकिन जो इनर वॉल है उसमें आप देख सकते हैं कि इनवर्ड पैग लाइक इनफोल्डिंग्स हैं, अंदर की तरफ कुछ इनफोल्डिंग्स हैं, जिसकी वजह से ये स्मूथ वॉल्ड नहीं कहलाते बल्कि ये ट्यूबरकुलेटेड राइजाइड्स कहलाते हैं, जबकि स्मूथ वॉल्ड राइजाइड्स में इस तरह की कोई इनफोल्डिंग्स नहीं पाई जाती। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ये वेजिटेटिव तरीके से भी करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये कैसे करते हैं? फर्स्ट इसमें डेथ एंड डिके ऑफ द ओल्डर पार्ट्स ऑफ द थैलस। ऐसा होता है कि थैलस के कुछ पार्ट्स जो ज़्यादा ओल्ड हो जाते हैं उन वहाँ पर वो डिके होना शुरू हो जाते हैं, कुछ पार्ट्स डिके हो जाते हैं। जब वो डिके हो जाते हैं तो वो एक दूसरे से उनके पार्ट्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, और वो जो सेपरेटेड पार्ट्स होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं, वो ग्रो करके दोबारा से एक कंप्लीट थैलस जो है वो बना लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से अगर थैलस है, इसका कुछ पार्ट यहाँ पर अगर ये डिकेज हो जाता है तो डिके हो जाने के बाद ये फ्रेगमेंट्स जो हैं ये अलग हो जाते हैं, और हर एक फ्रेगमेंट इसका जो है वो ग्रो करके फिर कंप्लीट थैलस बना लेता है। फिर इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है बाय सेल डिवीजन और गैमा फॉर्मेशन। गैमा फॉर्मेशन किस तरह से होती है? गैमा आर द कप लाइक स्ट्रक्चर्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके थैलस के ऊपर कुछ इस तरह से कप शेप्ड स्ट्रक्चर्स जो हैं ग्रो कर जाते हैं, जिनको गैमा कप्स कहा जाता है। और ये गैमा कप्स फिर इस थैलस से अलग हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। फिर जब ये किसी और सबस्ट्रेटम के ऊपर अटैच होते हैं तो वहाँ पर ग्रो करके फिर कंप्लीट गैमीटोफाइट जो है थैलस बना लेते हैं रिक्सिया का। नेक्स्ट है इसमें बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस। कुछ स्पीशीज़ में ऐसा होता है कि वेंट्रल साइड से कुछ एडवेंटिशियस ब्रांचेस इनकी अराइज होती हैं, मींस थैलस की लोअर साइड से कुछ ब्रांचेस अराइज होती हैं जिनको एडवेंटिशियस ब्रांचेस कहा जाता है, और ये ब्रांचेस फिर गैमीटोफाइट के थैलस से अलग हो जाती हैं। सेपरेट हो जाने के बाद फिर ये ग्रो करके कंप्लीट जो थैलस है रिक्सिया का वो बना लेती हैं। देन बाय थिक एपिसेस। कुछ स्पीशीज़ जैसे कि रिक्सिया हिमालयेंसिस है, इसमें जो एपिक्स के पार्ट्स होते हैं, टिप वाले पार्ट्स होते हैं थैलस के, वो थोड़े थिक हो जाते हैं, एपिक्स इनकी थिक हो जाती हैं, और फिर ये जो थिक पार्ट्स हैं ये डाउनवर्ड जो है मूव करते हैं, सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होते हैं, और फिर कुछ अगर अनफेवरेबल कंडीशंस आएँ या इस तरह की कंडीशंस हों कि जो जिसमें वो थैलस पूरी तरह ग्रो ना कर पाए, तो उसके जो बाकी पार्ट्स होंगे वो डिके हो जाएंगे, लेकिन वो जो एपिक्स वाला पार्ट है, जो थिक रीजन है, वो रेजिस्ट करेगा, वो अनफेवरेबल कंडीशंस को गुजारेगा, और उसके बाद जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी तो वो ग्रो करके फिर से एक कंप्लीट थैलस बना लेगा रिक्सिया का। देन बाय ट्यूबर्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रिक्सिया में ट्यूबर्स के ज़रिए भी होती है। ट्यूबर्स क्या होते हैं कि इनमें जब कोई एडवर्स कंडीशंस आती हैं रिक्सिया में कि उनको कोई फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल रही, मॉइस्चर जो है उनको नहीं मिल रहा या शेडी प्लेसेस नहीं मिल रही, तो उस सूरत में ये कुछ ट्यूबर्स बना लेते हैं अपनी ब्रांचेस के ऊपर, और फिर इनका थैलस जो है वो डिके हो जाता है, ट्यूबर्स जो हैं वो रह जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये थैलस है, थैलस के ऊपर आप देखें इस तरह के ट्यूबर्स जो हैं ग्रो कर जाते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस या एडवर्स कंडीशंस। फिर ये थैलस जो है, थैलस अगर डिके हो गया है तो ये ट्यूबर जो हैं ये सर्वाइव करेंगे, और जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी तो दोबारा ये ग्रो करके कंप्लीट थैलस बना लेंगे। और यहाँ पर एडवेंटिशियस ब्रांचेस दिखाई गई हैं कि थैलस के वेंट्रल साइड से कुछ ब्रांचेस जो हैं अराइज होती हैं, और बाद में फिर ये ग्रो करके थैलस बना लेती हैं। नेक्स्ट इसमें है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिक्सिया के कुछ स्पीशीज़ होमोथैलिक होती हैं, कुछ स्पीशीज़ हैं जो कि हेट्रोथैलिक हैं। होमोथैलिक को मोनोइशियस भी कहा जाता है। मोनो मीन्स वन, और होमोथैलिक अगर है तो होमो मीन्स सेम, कि एक ही सेम थैलस के ऊपर अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं तो वो थैलस कहलाता है होमोथैलिक या फिर मोनोइशियस, जैसे कि रिक्सिया ग्लूका में है। दूसरा, कुछ स्पीशीज़ जैसे कि रिक्सिया हिमालयेंसिस है, इनके थैलस जो हैं ये हेट्रोथैलिक होते हैं या डाइशियस होते हैं। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, डाइशियस, डाई मीन्स टू। दो डिफरेंट थैलस अगर हों, एक के ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडिया बने, दूसरे के ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनिया बने, मींस मेल और फीमेल थैलस अगर सेपरेट हों तो उस सूरत में वो कहलाती है हेट्रोथैलिक या डाइशियस। अब इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं ये ग्रूव्स में बनते हैं। मैंने पहले आपको दिखाया कि थैलस के ऊपर लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स होते हैं, तो ग्रूव्स के ऊपर ये एंथ्रीडियम
और आर्चिगोनियम जो है ये ग्रो करते हैं। अगर होमोथैलिक स्पीशीज़ हैं, मतलब एक ही थैलस के ऊपर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया ग्रो हो रहे हैं, तो अल्टरनेट ग्रुप्स में होते हैं। मींस एक ग्रुप एंथ्रीडिया का ग्रो होता है, फिर आर्चिगोनिया का ग्रो होता है। सेम ब्रांच के ऊपर अल्टरनेट ग्रुप्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। और अगर हेट्रोथैलिक हैं तो उस सूरत में तो थैलस ही डिफरेंट होगा। एंथ्रीडियम जो है मेल थैलस के ऊपर बनेंगे और आर्चिगोनियम फीमेल थैलस के ऊपर बनेंगे। यहाँ पर दिखाया गया है कि ये मेल थैलस है, इसके ऊपर एंथ्रीडियम जो है वो ग्रूव्स में इस तरह से, ये ग्रूव जो है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स में ये ग्रो करेंगे, और ये फीमेल थैलस दिखाया गया है जिसके ऊपर आर्चिगोनिया ग्रो करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम की। एंथ्रीडियम जो है वो ग्रो करता है एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर, ठीक है। उसके बाहर एक चैम्बर या एक कैविटी सी होती है जिसको एंथ्रीडियल चैम्बर कहा जाता है, और उसके अंदर एंथ्रीडियम बनता है। अब ये जो चैम्बर होता है वो कुछ इस तरह का होता है, थैलस के अंदर ये एम्बेडेड होता है, ठीक है। उसके अंदर धंसा हुआ होता है थैलस के ऊपर, क्योंकि ये ग्रो कर रहे हैं ना। अभी हमने थैलस देखा था गैमेटोफाइट का, तो उसके ऊपर ये इस तरह का एंथ्रीडियल चैम्बर बनता है, ठीक है। ये वॉल है उसकी, और ये अंदर हम देख रहे हैं कि एंथ्रीडियल चैम्बर है, और एंथ्रीडियल चैम्बर की ऊपर से एक ओपनिंग होती है जिसे ऑस्टियोल कहा जाता है। नीचे इसका राउंडेड बल्बुअस पार्ट्स है, और इसमें आप देख सकते हैं कि इस एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ये एंथ्रीडियम है। इसके नीचे कुछ सेल्स की स्टॉक होती है, छोटी सी फ्यू सेल्ड स्टॉक, और उसके ऊपर जो है ये कहलाता है एंथ्रीडियम, ठीक है। अब एंथ्रीडियम ग्लोबोज भी हो सकता है, या टिप वाली साइड से थोड़ा सा ये पॉइंटेड भी हो सकता है। और इसके अंदर जो है बहुत सारे ये जो सेल्स हैं ये होते हैं एंड्रोसाइट मदर सेल्स कहलाते हैं, ठीक है। एंड्रोसाइट्स या फिर एंथीरोजाइड मदर सेल्स, ठीक है। ये बाहर वाली वॉल जो है इसकी कहलाती है एंथ्रीडियल वॉल, और जो अंदर का इसका मैस होता है वो बना लेते हैं सेल्स, जिनको हमने कहा कि एंड्रोसाइट्स या फिर एंथीरोजाइड मदर सेल कहा जाता है। और इसका हर एक सेल जो होता है एंड्रोसाइट का, हर एक सेल या एंथीरोजाइड मदर सेल, हर एक सेल मेटामॉर्फोज होके, मेटामॉर्फोसिस के बाद वो चेंज हो जाता है इनटू अ एंथीरोजाइड, ठीक है। हर एक एंड्रोसाइट या एंथीरोजाइड मदर सेल एंथीरोजाइड बना लेता है। एंथीरोजाइड को यहाँ पर स्पर्म लिखा हुआ है, वैसे आप इसको एंथीरोजाइड लिखेंगे। यहाँ पर जो मेल गैमीट बनता है उसको एंथीरोजाइड कहते हैं। अब ये एंथीरोजाइड का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर अब बहुत सारे एंथीरोजाइड्स बन जाएंगे। अब एक जो एंथीरोजाइड है उसके साथ दो फ्लैजेला होते हैं, बाईफ्लैजिलेटेड होता है, और फ्लैजेला इसको हेल्प करते हैं टू स्विम इन वाटर, क्योंकि हमने कहा कि इसकी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर ज़रूरी होता है। वो इसलिए कि इसका जो एंथीरोजाइड है वो फ्लैजिलेटेड है, और वो वाटर में स्विम करके जाएगा टुवर्ड्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देन लिबरेशन ऑफ एंथीरोजाइड्स। अब हमने बात की कि एंथ्रीडियम के अंदर जितने भी एंड्रोसाइड्स या एंथीरोजाइड मदर सेल्स थे उनकी मेटामॉर्फोसिस हुई वो, और उन्होंने एंथीरोजाइड बना लिए। फिर क्या होता है कि द जैकेट लेयर ऑफ द फुली डेवलप्ड एंथ्रीडियम इज जेलेटिनस, इट इम्बाइब्स वाटर, दस द एंथीरोजाइड्स बिकम जेलेटिनस mass within the antheridium. The antherozoids lie free in the antheridium. They are embedded in the viscous substance. Liberation of antherozoids from the antheridium takes place by explosive mechanism. अब इसकी जो जैकेट वॉल है, एंथ्रीडियल वॉल है, जिसको जैकेट लेयर भी कहते हैं, ये जेलेटिनाइज्ड होती है, ये वाटर को इम्बाइब करती है, एब्जॉर्ब करती है, और उसके बाद जो इसके अंदर का अंदर का जो मैस है ये भी वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, जेलेटिनाइज हो जाता है ये सारा स्ट्रक्चर। फिर एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म से कि ये एक्सप्लोड होता है, इसकी जो आउटर वॉल है एंथ्रीडियम की ये बर्स्ट होती है, और फिर अंदर से जो एंथीरोजाइड्स हैं वो बाहर आते हैं फ्रॉम द ऑस्टियोल, ये बाहर आ जाते हैं, और उसके बाद ये वाटर में स्विम करके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो आर्चिगोनियम कहलाता है वहाँ तक जाके पहुँचते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ मैच्योर आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आर्चिगोनियम जो है ये फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, और इसमें अगर आप देखें तो आपको ये नज़र आ रहा है कि इस तरह का ये स्ट्रक्चर है। अब ये जो है ये थैलस के ऊपर ग्रो करता है, और फिर एम्बेडेड नहीं होता, ये तो एम्बेडेड होता है ना कि अंदर की तरफ थैलस के अंदर थोड़ा सा धंसा हुआ होता है। अब इसमें जो आर्चिगोनियम के पार्ट्स दिखाए गए हैं, एक तो ये इसकी इलोंगेटेड होती है नेक, और नीचे वाला पार्ट कहलाता है बल्बुअस पार्ट, जो है ये नीचे वाला ये पार्ट कहलाता है वेंटर।
ठीक है, इसके दो पार्ट्स हैं, नेक और दूसरा वेंटर। अब नेक के जो बाहर वाले सेल्स हैं वो कहलाते हैं नेक सेल्स, और इसके अंदर जो सेल्स बनते हैं वो कहलाते हैं नेक कैनाल सेल्स। ठीक है, अब इसकी नेक के सेल्स डिवाइड होके 6 to 9 सेल्ड इसकी ये नेक बना लेते हैं, और इसके जो टॉप पे सेल्स हैं ये कहलाते हैं कवर सेल्स। ये अप्रॉक्सीमेटली 4 कवर सेल्स होते हैं ऊपर। फिर ये नेक सेल्स हैं। नेक सेल्स के अंदर जो हैं वो होते हैं नेक कैनाल सेल्स। नेक कैनाल सेल्स होते हैं 4, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, ये बीच में जो है ये 4 नेक कैनाल सेल्स हैं। उसके बाद ये नेक का रीजन हो गया। नीचे वाला जो पार्ट है ये कहलाता है वेंटर, और वेंटर में 2 सेल्स होते हैं, एक होता है वेंटर कैनाल सेल, ठीक है, और फिर इसमें होता है एग सेल। अब वेंटर जो है इसमें हमने कहा कि एक इसमें वेंटर कैनाल सेल है और दूसरा इसमें एग है। इसका जो सर्कमफ्रेंस है, पेरीमीटर लिखा हुआ सर्कमफ्रेंस, वो तकरीबन 12 to 20 सेल्स पे ये मुश्तमिल है। और फिर इसका जो जब इसकी फर्टिलाइजेशन होनी होती है या जब इसका ये स्ट्रक्चर मैच्योर हो जाता है तो इसका ये वेंटर कैनाल सेल और इसके जो नेक कैनाल सेल्स हैं ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, ये म्यूसिलेजिनस मैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और सिर्फ इसका एग सेल जो है वो यहाँ पर रहता है, फंक्शनल रहता है। द म्यूसिलेजिनस मैस अब्जॉर्ब्स वाटर बाय इम्बिबिशंस ऑन द मैच्योरिटी। और ये जो हमने कहा कि नेक कैनाल सेल्स हैं और वेंटर कैनाल सेल है, 4 नेक कैनाल सेल्स एंड 1 वेंटर कैनाल सेल, ये डिसइंटीग्रेट हो गए, म्यूसिलेजिनस मैस बना लिया, इन्होंने स्टिकी सा मैस बना लिया, और फिर ये इम्बाइब करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है। उस प्रेशर की वजह से यहाँ पर ये जो प्रेशर जनरेट होता है, तो उस प्रेशर की वजह से ये ऊपर की तरफ जब ये अराइज होते हैं तो ये कवर सेल्स जो हैं ये ओपन हो जाते हैं, और ये म्यूसिलेजिनस मैस जो है ये बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है। और ये जो म्यूसिलेजिनस मैस है ये कीमोटैक्टिकली अट्रैक्ट करता है इन एंथीरोजाइट्स को। ठीक है, कि उनमें कुछ इस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अट्रैक्ट करते हैं एंथीरोजाइट्स को। एंथीरोजाइट्स यहाँ पर आते हैं, और फिर एंथीरोजाइट्स में से एक जो है वो जाके एग सेल के साथ फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइजेशन के लिए मैंने आपको बताया कि वाटर इज़ वेरी नेसेसरी। फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी भी कहते हैं। वाटर क्यों नेसेसरी है? क्योंकि एंथीरोजाइड्स जो हैं ये बाईफ्लैजिलेटेड हैं, ये फ्लैजेला रखते हैं और ये स्विम करके आते हैं इन द वाटर, तो इसलिए वाटर जो है वो ज़रूरी होता है इनके लिए। अब एंथीरोजाइड्स जो हैं वो आर्चिगोनियम की टॉप पे पहुंच जाते हैं, नेक पे, उसके बाद वो अंदर जाते हैं, एग के साथ जाके वो फर्टिलाइज़ करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं oospore या फिर जाइगोट में। The water is also essential for the separation of the cover cells. A film of water is found in the dorsal furrow of the thallus. This film acts as the capillary tube. अब वाटर कहाँ से आता है कि वाटर जो है इनके थैलस के ऊपर कुछ फरोज होते हैं, कुछ छोटे छोटे से गड्ढे से होते हैं, उनमें वाटर जो है मौजूद होता है, और वहाँ से वाटर जो है ऊपर की तरफ अराइज होके आता है इन द जस्ट लाइक द कैपिलरी ट्यूब, या जैसे स्ट्रा में वाटर जो है वो ऊपर की तरफ अराइज होता है, उस तरह से ये वाटर जो है मूव करके आता है, और फिर ये जो आर्चिगोनियम में इसकी इम्बिबिशन होती है वाटर की। Mucilaginous substances along with proteins and certain inorganic salts ooze out through the mouth of the archegonium। और मैंने बताया कि जैसे नेक कैनाल सेल्स हैं और वेंटर कैनाल सेल हैं, ये म्यूसिलेजिनस मैस बना लेते हैं। उस म्यूसिलेजिनस मैस में प्रोटीन्स हैं, कुछ इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं, जो कि फिर जब कवर सेल्स को ये प्रेशर की वजह से ओपन करते हैं तो फिर ये म्यूसिलेजिनस मैस बाहर आ जाता है। ये एंथीरोजाइड्स को अट्रैक्ट करते हैं कीमोटैक्टिकली, और फिर एंथीरोजाइड्स जो हैं वो आर्चिगोनियम की तरफ आते हैं, और वहाँ से सिर्फ एक एंथीरोजाइड जो है वो एग के साथ के फर्टिलाइज करता है। जब फर्टिलाइजेशन हो गई तो उससे जाइगोट या फिर हमने कहा कि oospore बन जाता है। अब उसके बाद इस जाइगोट की डेवलपमेंट होगी, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और फिर इन्होंने बनाना है स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया। अब एम्ब्रियो फॉर डेवलपमेंट में हम फर्स्ट स्टेप देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कैलिप्ट्रा।
द जाइगोट सेक्रीट्स अ वॉल अराउंड इट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट या ओस्पोर बना, उसने अपने गिर्द एक वॉल बना ली और अपने साइज़ में भी वो एनलार्ज हो गया। तक वो जो वेंटर में मौजूद था एग, उसी वेंटर में ही फर्टिलाइजेशन हुई है और वहीं पर ये डेवलपमेंट हो रही है एम्ब्रियो की। अब ये जो एम्ब्रियो है ये जाइगोट एनलार्ज हुआ है और एनलार्ज होके ये पूरी जो वेंटर की केविटी या स्पेस है उसको ये फिल कर लेगा। अब वेंटर सेल्स जो हैं दे डिवाइड पेरिक्लाइनली, जिसके अंदर ये मौजूद है उसके सेल्स पेरिक्लाइनली जो हैं डिवाइड करेंगे। अच्छा, दो तरह की डिवीजन्स का जिक्र होगा, एक पेरिक्लाइनल डिवीजन और दूसरा एंटीक्लाइनल। पेरिक्लाइनल होता है अलोंग द एक्सिस, पैरेलल टू द एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दिखाया गया है मेल न्यूक्लियस एंथेरोजाइट जो है उसने यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की है, जाइगोट बन गया है, उसके बाहर ये जो वेंटर है ये एनलार्ज हो जाएगा जाइगोट और ये वेंटर की पूरी कैविटी की स्पेस को ये फिल कर लेगा। अब इसके जो वेंटर के सेल्स हैं ये आप देख सकते हैं, ये वेंटर के सेल्स हैं ना, ये इस तरह से इलोंगेटेड हैं। तो ये अलोंग द एक्सिस या इस तरह से पैरेलल टू द एक्सिस जो है ये इस तरह से ये डिवाइड होंगे। तो पैरेलल टू द एक्सिस जो होती है डिवीजन वो होती है पेरिक्लाइनल। आप देख सकते हैं कि ये सेल जैसे अंदर से ये डिवाइड हो रहा है इस तरह से पैरेलली, तो ये इस तरह से 1 से 2 में एक अंदर की तरफ सेल हो गया, एक बाहर की तरफ। तो ये तमाम सेल्स जो हैं इस तरह से पेरिक्लाइनल डिवीजन करेंगे, जिसकी वजह से ये जो वेंटर की एक लेयर थी अब 1 से ये 2 लेयर्स बन जाएंगी। उसके बाद फिर हर एक सेल जो है ये आप देख सकते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन करने के बाद वेंटर की डबल लेयर्स हो गई हैं। पहले वेंटर की एक ही लेयर थी सेल्स की, अब ये 2 सेल्स ये 2 लेयर्ड हो गई है। ठीक है, पेरिक्लाइनल डिवीजन करने के बाद उसके बाद फिर इसके जो सेल्स हैं ये करेंगे एंटीक्लाइनल डिवीजन। एंटीक्लाइनल क्या होती है? एट राइट एंगल टू द एक्सिस। अब ये इस तरह से इलोंगेटेड है ना सेल्स, तो यहाँ पर एट राइट एंगल या 90 के एंगल पे इस तरह से डिवाइड करेंगे सेल्स। ये सारे सेल्स एंटीक्लाइनली डिवाइड करेंगे एट राइट एंगल। उसके बाद ये एनलार्ज हो जाएगा ये वेंटर। ठीक है, एंटीक्लाइनल डिवीजन करने के बाद ये जो है साइज़ में बड़ा हो जाएगा और उसके अंदर जो जाइगोट है वो भी साथ साथ डिवाइड हो रहा है। दे फाउंड 2 लेयर्ड कैलिप्ट्रा। अब इसमें जो ये 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर बना है वेंटर का, ये बाहर इसकी एक लेयर से ये 2 लेयर्स में हो गया है, तो ये स्ट्रक्चर अब कहलाता है कैलिप्ट्रा। और उसके अंदर जो जाइगोट है, अब जाइगोट की होगी डिवीजन। पहले ये ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा। ठीक है, यहाँ से ये डिवाइड होगा इस तरह से और ये डिवाइड होने के बाद 2 सेल्स में डिवाइड हो गया है। और उसके बाद फिर ये 2 सेल्स जो हैं, इसका ऊपर वाला सेल जो है वो कहलाएगा एपीबेसल और नीचे वाला सेल कहलाएगा हाइपोबेसल सेल। देन उसके बाद फिर ये डिवाइड करेंगे वर्टिकली। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन जो है ट्रांसवर्स हुई है हॉरिजॉन्टल, ऊपर एपीबेसल और नीचे हाइपोबेसल सेल। फिर ये करेंगे इस तरह से डिवाइड वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल डिवाइड होने के बाद ये 4 सेल्स बना लेंगे और फिर ये जो 4 सेल स्टेज है इसकी ये 2 तरह की हो सकती है। ये क्वाड्रेंट टाइप भी हो सकते हैं कि अगर 4 इक्वल साइज़ के ये सेल्स बने हैं राउंडेड शेप में, और अगर ये फिलामेंटस टाइप मीन्स अगर ये इलोंगेटेड वे में बनते हैं तो फिर उस सूरत में ये फिलामेंटस टाइप कहलाते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट वे में भी ये डिवाइड हो सकते हैं या फिलामेंटस टाइप में भी ये डिवाइड हो सकते हैं। उसके बाद ये जो 4 सेल्ड एम्ब्रियो है, अब ये कहलाएगा एम्ब्रियो। जाइगोट से ये एम्ब्रियो हो गया। अब ये 4 सेल्ड एम्ब्रियो जो है अगेन डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के बाद पहले इसके 4 सेल थे तो ये 8 सेल्स ऑक्टेंट स्टेज में चला जाएगा। 8 सेल्स ये बना लेगा। फिर उसके जो सेल्स हैं अगेन डिवाइड करेंगे, इरेगुलर डिवीजन्स होंगी तो 20 to 30 सेल्ड एम्ब्रियो जो है वो बन जाएगा। At this stage, periclinal divisions occur. Now the embryo is differentiated into 2 regions. The outer layer is called amphithecium and the inner layer is called endothecium. अब उसके बाद इसने कई इरेगुलर डिवीजन्स की हैं। कई डिवीजन्स करने के बाद इसकी जो आउटर लेयर है वो कौन सी क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी एम्फीथीसियम और जो इनर है वो कहलाएगा एंडोथीसियम। अब इसकी जो एम्फीथीसियम है इसने बनानी है जैकेट, बाहर वाली जैकेट लेयर या कैप्सूल जैकेट जिसे कहते हैं। एम्फीथीसियम इज प्रोटेक्टिव इन नेचर, द एंडोथीसियम डिवाइड्स रिपीटेडली। बाहर वाला जो एम्फीथीसियम है ये प्रोटेक्टिव जैकेट बना लेगा और जो अंदर वाला एंडोथीसियम है ये डिवीजन्स करता रहेगा एंड इट गिव राइज टू द मैस ऑफ स्पोरोजिनस सेल्स। द स्पोरोजिनस टिश्यू डिफरेंशिएट्स इनटू स्पोरोसाइट्स और स्पोर मदर सेल्स। अब अंदर वाला जो एंडोथीसियम है ये डिवाइड करता रहेगा और ये बनाएगा
स्पोरोसाइट या स्पोरोसाइट मदर सेल्स या स्पोर मदर सेल्स, ठीक है। एंडोथीसियम के जो स्पोरोजिनस सेल्स थे उन्होंने स्पोरोसाइट्स बना लिए या स्पोर मदर सेल्स, और साथ ही नर्स सेल्स, दो तरह के सेल्स बनाए, स्पोर मदर सेल्स एंड नर्स सेल्स। स्पोर मदर सेल्स स्पोर्स बनाएंगे, ठीक है। अब जो स्पोरोसाइट्स हैं दे कंसिस्ट ऑफ डेंस ग्रेन्यूलर साइटोप्लाज्म। इनमें डिफरेंस क्या है, स्पोर मदर सेल्स को स्पोरोसाइट्स भी कहते हैं और दूसरे जो बने हैं वो है नर्स सेल्स। तो ये जो स्पोरोसाइट्स हैं इनमें साइटोप्लाज्म जो है वो डेंस होगा, जबकि जो नर्स सेल्स हैं उनमें थिन वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म होगा। अब जो नर्स सेल्स हैं और जैकेट सेल्स हैं ये डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और म्यूसिलेजिनस मैस बना लेंगे। बाकी क्या रह जाएंगे, स्पोर मदर सेल्स या जिन्हें स्पोरोसाइट्स कहते हैं। अब वो जो स्पोरोसाइट्स हैं वो फिर इस म्यूसिलेजिनस मैस से नरिशमेंट हासिल करेंगे और फिर ये करेंगे म्योसिस। म्योसिस करने के बाद हर एक स्पोर मदर सेल डिवाइड होगा बाय म्योसिस और वो बना लेगा 4 स्पोर्स। ये आप देख रहे हैं कि जैकेट जो है कैप्सूल जैकेट ये भी डिसइंटीग्रेट हो गई और इसके अंदर के जो नर्स सेल्स थे वो भी डिसइंटीग्रेट हो गए। सिर्फ स्पोरोसाइट या स्पोर मदर सेल्स जो हैं इसके अंदर रहेंगे और ये स्पोर मदर सेल्स जो हैं ये हर एक सेल में म्योसिस होगी क्योंकि ये डिप्लाइड हैं। म्योसिस के बाद हर एक से 4 स्पोर्स बनेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये आपको 3 नज़र आ रहे हैं, एक जो है इनकी बैक साइड पे होता है, तो ये टोटल 4 होते हैं। तो 4 स्पोर बने हैं एक स्पोर मदर सेल से। पहले ये चारों स्पोर्स जो हैं इकट्ठे होते हैं, इनकी बाहर कॉमन एक वॉल होती है स्पोर की। ये स्पोर टेट्राड कहलाते हैं क्योंकि इसमें 4 स्पोर्स होते हैं एक एक स्ट्रक्चर में। बाद में क्या होता है कि इसके जो ये स्पोर टेट्राड हैं ये इनकी बाहर वाली वॉल डिसइंटीग्रेट हो जाती है और चारों जो स्पोर्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं एंड दे लाइव फ्रीली इन द स्पोरोगोनियम। और ये जो स्पोरोफाइट बना है इसको हमने कहा कि स्पोरोगोनियम भी कहा जाता है। तो ये स्पोर्स जो हैं सेपरेट हो गए हैं, आप देख रहे हैं कि इसमें अब सेपरेटली इसमें मौजूद हैं। अब ये मैच्योर स्ट्रक्चर है स्पोरोफाइट का या स्पोरोगोनियम का। थैलस के ऊपर हमने कहा कि ये इस तरह से ये पहले वेंटर था और उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया है इनटू आफ्टर डिवीजन्स जो है ये इसने बना लिया है स्पोरोफाइट या फिर स्पोरोगोनियम। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये स्पोर्स हैं, इनको मियोस्पोर्स लिखा हुआ है क्योंकि ये म्योसिस के बाद बने हैं और ये बाहर जो है ये थैलस है, मतलब गैमीटोफाइट है। गैमीटोफाइट के अंदर ये स्पोरोफाइट मौजूद है और ये स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है ऑन गैमीटोफाइट, इसलिए कहते हैं कि इसमें गैमीटोफाइट जो है वो डोमिनेंट जनरेशन है। अब इसके अंदर जो स्पोर्स हैं हैप्लाइड हैं क्योंकि म्योसिस से बने हैं। द थैलस डिकेज एंड डाइड, thus the spores get free from the sporogonium. This is a long process. The spores are not liberated immediately after their maturation. Sometimes they remain within the sporogonium even for a year or more. अब इसमें जो स्पोर्स बनते हैं कि फ़ौरन से वो यहाँ से लिबरेट होके बाहर नहीं आ जाते, बल्कि ये कुछ अर्सा यहीं पे ही रहते हैं स्पोरोगोनियम के अंदर। इवन फॉर अ ईयर भी ये यहाँ पर गुजार देते हैं टाइम और उसके बाद यहाँ से ये रिलीज़ होते हैं। फिर जब ये बाहर आ जाते हैं तो फिर ये जर्मिनेट करते हैं स्पोर्स के बाहर 3 लेयर्स होती हैं। आउटर जो है एक्सोस्पोरियम, मिडल मीजोस्पोरियम और इनर जो है एंडोस्पोरियम। बाहर वाली 2 लेयर्स जो हैं एक्सोस्पोरियम और मीजोस्पोरियम ये रप्चर हो जाती हैं। स्पोर की ये दोनों लेयर्स रप्चर हो गई तो बिल्कुल जो अंदर वाली लेयर है एंडोस्पोरियम वो बाहर निकलती है, एक छोटी सी जर्म ट्यूब बनाती है जिसे जर्मिनल ट्यूब कहते हैं। उसका जो स्पोर का साइटोप्लाज्म होता है वो सारा जर्मिनल ट्यूब के एंड पे, टर्मिनल एंड पे चला जाता है, वहाँ पर ट्रांसवर्स डिवीजन होती है और फिर ये कुछ राइजाइड्स जो हैं ये बना लेते हैं क्योंकि ये अब जर्मिनेट करेगा स्पोर और इसने गैमीटोफाइट बनाना है। फिर इस जर्म ट्यूब के डिस्टल जो एंड होता है, डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल एंड 2 होते हैं। अवे फ्रॉम द एक्सिस जो होता है वो डिस्टल एंड होता है और टुवर्ड्स द एक्सिस जो होता है, टुवर्ड्स द एपिक्स या टुवर्ड्स द एक्सिस, वो होता है प्रॉक्सिमल एंड। तो इसका जो डिस्टल एंड होगा जर्मिनल ट्यूब का, दिस डिवाइड्स बाय द पैरेलल वॉल, उसमें डिवीजन होगी और उसके बाद द 2 सेल्स आर फॉर्म्ड एट द डिस्टल एंड ऑफ द जर्मिनल ट्यूब। जब वो डिवाइड करेगा तो 2 सेल्स बन जाएंगे। नाउ बोथ द सेल्स डिवाइड वर्टिकली ट्वाइस, फिर दोनों सेल्स वर्टिकली डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स। दे गिव राइज टू 2 टायर्स ऑफ 4 सेल्स और फिर ये क्या बना लेंगे, 2 टायर्स मीन्स 2 लेयर्स, 4 सेल्स की 2 लेयर्स बन जाएंगी। एक प्रॉक्सिमल टायर, 2 लेयर्स जो बनेंगी ना, एक लेयर कहलाएगी प्रॉक्सिमल टायर, दूसरी कहलाएगी डिस्टल टायर। जो प्रॉक्सिमल टायर के सेल्स होंगे 4 वो डिवाइड करेंगे ट्रांसवर्सली, ठीक है, और फिर वो हर एक सेल जो है इलोंगेट हो जाएगा
और फिर ये बना लेंगे पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द यंग गैमीटोफाइट। जबकि जो डिस्टिल टायर के सेल्स होंगे उनमें से एक सेल एक्ट करेगा एज एन एपिकल सेल, वो डिवाइड होगा दोनों साइडों से, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी, और डिवाइड होने के बाद वो मल्टी सेलुलर थैलस बना लेगा, यंग थैलस बना लेगा इसका रिक्सिया का, जो कि गैमीटोफिटिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप लाइफ साइकिल देख सकते हैं, रिक्सिया का थैलस दिखाया गया है इसमें। एंथ्रीडियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आर्चिगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसके अंदर एंथीरोजाइड्स बने हैं, ये आएंगे यहाँ पर एग के साथ फर्टिलाइज़ करेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा कि ये जाइगोट बन जाएगा, डिप्लाइड हो गया है यहाँ पर, ठीक है। और ये फिर डिवाइड करेगा, इसमें एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो की डिवीजन होगी, फिर इसमें 2 लेयर्स बन गई हैं, एम्फीथीसियम एंड एंडोथीसियम। एम्फीथीसियम जैकेट लेयर बनाएगा, एंडोथीसियम जो है वो अंदर इसके स्पोर मदर सेल्स बनाएगा। स्पोर मदर सेल्स से फिर बनेंगे स्पोर्स। स्पोर मदर सेल्स, हर एक स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी और उससे 4 स्पोर्स बनेंगे। जब मियोसिस होगी, रिडक्शन डिवीजन होगी, तो स्पोर्स जो बन रहे हैं वो हैप्लाइड हो जाएंगे। तो ये जो स्टेजेस हैं ये डिप्लाइड हैं, और ये जनरेशन कौन सी है? स्पोरोफाइट जनरेशन है। और उसके बाद जब ये स्पोर्स बन गए हैं तो स्पोर्स जर्मिनेट करके फिर बना लेंगे थैलस ऑफ रिक्सिया। और ये सारी जो स्टेजेस हैं, एक तो ये हैप्लाइड हैं और ये गैमीटोफिटिक जनरेशन है, ठीक है। ये गैमीटोफिटिक जनरेशन है और ये कौन सी है? स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो स्पोर जर्मिनेट करके गैमीटोफाइट बनाता है और इसके गैमीट्स जो हैं फिर फर्टिलाइज करके फिर स्पोरोफाइट बनाते हैं। 2 जनरेशंस अल्टरनेट होती रहती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिक्सिया का लाइफ साइकिल ग्राफिकल दिखाया गया है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी ये करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल थैलस जो हैं उनके ऊपर आर्चिगोनियम एंथ्रीडियम अराइज होते हैं। एंथ्रीडियम के अंदर एंथीरोजाइड और आर्चिगोनियम के अंदर एग। फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी हुई तो ये बना लेते हैं ओस्पोर मीन्स जाइगोट, जो कि डिप्लाइड है, उससे एम्ब्रियो बनेगा, फिर उससे उसका स्पोरोफाइट या स्पोरोगोनियम बनेगा। स्पोरोगोनियम के अंदर स्पोर मदर सेल्स बनेंगे। अब इनमें होगी मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन, तो ये स्पोर्स हैप्लाइड हो जाएंगे। तो ये जो डिप्लाइड स्टेजेस हैं ये स्पोरोफाइट जनरेशन की हैं। स्पोर्स हैप्लाइड हो गए, इन्होंने जर्मिनेट करके दोबारा से बना लेना है रिक्सिया का गैमीटोफाइट। तो ये ग्राफिकल लाइफ साइकिल है रिक्सिया का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।